इस्लामाबाद में केसेस लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के बहुत ही पुराने एडवोकेट है, लाहौर हाई कोर्ट में इनका बड़ा एक्सपीरियंस है कि आप हमेशा गरीबों के मुफ्त लड़ते हैं, जबकि वकालत के अंदर तो पैसा कमाने के वो जरिए होते हैं। मैंने बहुत सारे गरीबों के मुफ्त मुकदमात लड़े हैं, खास तौर पर ये नाजायज जो मुकदमात मंशियात के लोगों के ऊपर बना देते हैं, जिन लोगों के जमीनों के केसेस थे, गरीब औरतों को जो उनके खामंद डाइवोर्स कर देते हैं। अगर एक मोटरसाइकिल चोर है तो वो शायद 30 साल अंदर रहे, बड़ी चोरी की है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि हफ्ते 10 दिन बाद बाहर आ जाए। कि हमने जो अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है उसमें हम माजरत के साथ जो क्रिमिनल लॉ है, खास तौर के ऊपर CRPC या पीनल कोड हैं, उसमें हमने कोई ऐसा सच अमेंडमेंट नहीं की और अपने मुल्क के जो मसाइल हैं या हालात वाक़यात के मुताबिक हमने उस लेजिस्लेशन को अपडेट नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर वकालत की बात की जाए तो बहुत सारे लोग वकील बनते हैं, मगर एक ऐसा दिल, एक ऐसा काम जो गरीबों के हमेशा मुफ्त केसेस लड़ता है। सरगोदा से इनका ताल्लुक है, रहते इस्लामाबाद में केसेस लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के बहुत ही पुराने एडवोकेट है, लाहौर हाई कोर्ट में इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। अमानुल्लाह लक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब, आपने वक्त दिया। अमानुल्लाह साहब, सबसे पहले ये बताएं, और मैं इस चीज़ का क्रेडिट शायद आपको ना दूं, आपके वालिदैन को दूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी आपकी तरबियत की कि आप हमेशा गरीबों के मुफ्त लड़ते, जबकि वकालत के अंदर तो पैसा कमाने के वो जरिए होते हैं। तो ये आपके अंदर ये चीज़ कहाँ से? देखिए, मेरे वालिद साहब जो थे वो उनका मास्टर था इस्लामिक स्टडीज़ में और फिर वो टीचर भी थे। वो मुझे इस शोबे में नहीं आने देते थे, लेकिन उनके साथ मैंने कमिटमेंट की कि अगर मैं वकील बनूँगा तो बहुत सारे गरीब लोगों का मैं मुफ्त मुकदमे लड़ूँगा। तो इस शर्त पे के ऊपर उन्होंने मुझे इस शोबे में आने दिया। तो उसके बाद मैंने उस कमिटमेंट को पूरा करते हुए मैंने बहुत सारे गरीबों के मुफ्त मुकदमात लड़े हैं, ख़ास तौर पर ये नाजायज़ जो मुकदमात मंशियात के लोगों के ऊपर बना देते हैं, उसके अलावा क्रिमिनल केसेस बना देते हैं, लोगों के ज़मीनों के केसेस थे, ख़ास तौर पर गरीब औरतों को जो उनके खामंद डाइवोर्स कर देते हैं, ख़र्चा नाना नुफ़्का नहीं देते, उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है। और अब भी मैं कर रहा हूँ, इधर इस्लामाबाद में भी और अपना पंजाब में भी, हाई कोर्ट्स में और बाकी जो नीचे ट्रायल कोर्ट्स हैं वहाँ पे। तो जब आप किसी गरीब का केस लड़ रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, जो उसके मुखालफिन दूसरी साइड से होता है वो पेमेंट देना चाह रहे होते हैं, तो आपका कभी दिल नहीं चाहता कि यार अगर मैं उस साइड से अगर आ जाता तो शायद मैं पैसे कमा लेता? देखें, वकालत में पैसा बहुत कमाया जा सकता है और बड़े शॉर्टकट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये खुदा ताला की मेहरबानी होती है किसी वकील के ऊपर कि वो इन चीज़ों से बाज रहता है। शायद हमारी ख़ानदानी, हमारी खून की तासीर हमें ऐसी इजाज़त नहीं देती कि हम वकील इस पार्टी के हैं और मफाद दूसरी पार्टी का सोचें। तो इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन ये सिर्फ़ मेरे मालिक का मेरे ऊपर करम है, वरना ऑप्शन तो बड़े-बड़े आते हैं। अल्लाह ने बचाया हुआ है और इंशाअल्लाह ये मेरी कमिटमेंट है ज़िंदगी के साथ, लोगों के साथ, मेरे शोबे के साथ, कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं करना कि जिससे खुदा न खास्ता मैं क्लाइंट मेरा A है और फ़ायदा मैं B का सोच रहा हूँ, तो ये मेरे लिए गुनाह कबीरा है। अच्छा ईमानुल्लाह साहब, मुझे ये बताएं कि अगर अदालती निज़ाम की बात कीजिए तो अदालती निज़ाम हम देखते हैं कि बिल्कुल दरम बरम हो चुका है। दरम बरम कैसे हो चुका है कि हम देखते हैं कि अगर एक मोटरसाइकिल चोर है तो वो शायद 30 साल अंदर रहे, मगर अगर वहीं पे अगर कोई किसी ने कोई बड़ी चोरी की है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि जी हफ्ते 10 दिन बाद बाहर आ जाते। देखें, असल में अलमिया ये है कि हमने जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून है ना, उसमें हम माजरत के साथ जो क्रिमिनल लॉ है, ख़ास तौर के ऊपर CRPC या पीनल कोड्स हैं, उसमें हमने कोई ऐसा सच अमेंडमेंट नहीं की और अपने मुल्क के जो मसाइल हैं या हालात वाक़यात के मुताबिक हमने उस लेजिस्लेशन को अपडेट नहीं किया। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पॉलिटिकल लोग जो कि असम्बली में जाते हैं वो भी इस बाबत कुछ नहीं कर सके। सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उस सूरत में ही जाके अमीर के लिए और गरीब के लिए एक कानून बनेगा। अभी काफ़ी डिफरेंसेस हैं कि एक भैंस चोर जो है वो काफ़ी अरसा साल में रहता है और एक वाइट कॉलर जो क्रिमिनल है, कोई पॉलिटिकल है, कोई बिजनेसमैन है, कोई और ब्यूरोक्रेट है, तो वो जल्दी अपने असर व रसूख के ऊपर वो जल्दी जेल से बाहर आ जाता है या अपना मुकदमा ख़त्म करवा लेता है। तो मेरे ख़्याल में सिस्टम को अपडेट करने की ज़रूरत है, क्रिमिनल लॉ में और प्रोसीजर में, और इस सारे सिनेरियो को अपडेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह दो टीम्स क्रिकेट खेलती हैं तो किसी को नहीं पता होता कौन जीती है कौन हारती है। अच्छा, जब आप केस लड़ते हैं, ठीक है, आपका भी वही हिसाब किताब होता है या आपको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार ये केस तो मैं जीत ही जाऊंगा? देखें, बिल्कुल वकील वो है, बल्कि बहुत सारे जज साहिबान हैं और बहुत सारे वकला हैं।
उनके बारे में मशहूर है कि वो फ़ाइल को उठा के एक साइड से दूसरी साइड पे रखें तो उनको पता चल जाता है कि इस केस की फ़ेट क्या है। वकील ने एक इनपुट देना होता है फ़ाइल में और फिर फ़ैसले की सूरत में जज साहब ने आउटपुट देना होता है। तो वकील जो इनपुट देगा फ़ाइल में, जो चीज़ें लेके आएगा, एविडेंस की सूरत में लेके आएगा, कल उन्हीं की बेस के ऊपर जज साहब ने फ़ैसला देना होता है। तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये केस किस साइड पे जाएगा, जीतेंगे या हारेंगे। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि आप कॉन्फिडेंस हो कि यार ये तो मैं जीत जाऊँगा और आप हार गए हो? ख़ास तौर पर जो ट्रायल कोर्ट है ना, वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड फ़ैसले आते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा कत्ल हुआ है, आप मुल्ज़िम के वकील हैं, प्रोसिक्यूशन का केस बहुत कमज़ोर है। उसके बावजूद आपने सब कुछ किया लेकिन जज साहब ने मॉरली उसको डेथ पेनल्टी दे दी कि चलें ऊपर जाके हाई कोर्ट से ये बरी हो जाएगा। थोड़ा-सा मुद्दई की दाद रसी हो जाए, तो ऐसा हो जाता है, हुआ है। 2-3 केसेज़ में ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे केस एक्विटल के थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनको सज़ा दी। तो डिसीजन के बाद फिर इन्हें लाइटर मूड जज साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा देखें मुद्दई है, उसका बेटा कत्ल हुआ है, केस में तो कुछ नहीं था लेकिन चलें ट्रायल कोर्ट है, मैंने उसकी दाद रसी ऐसे कर दी कि थोड़ा सैटिस्फाई हो जाएगा, आपका केस ऊपर जाके तो बरी ही हो जाना है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि डॉक्टर और वकीलों के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी भी कहीं भी दुकान खोल लें, इनकी चल जाती है। तो मुझे कुछ रेट-शेट का बताएँ कि जी जितने वकील हैं आप लोग इतने मशहूर भी हो जाते हैं, इतने अमीर भी हो जाते हैं, तो क्या पूरा पाकिस्तान वकालत करना शुरू कर दे? नहीं देखें टॉप हमेशा खाली रहता है। वुकला में आप देखेंगे चांदी नाम आपके सामने, जिसने मेहनत करनी है उसने आ जाना है, कुछ सालों बाद ऊपर आ जाना है। इसी तरह डॉक्टर भी है। असल में इसकी बात ये है ना कि आपका एक क्लाइंट सैटिस्फाई हुआ तो उसने अगले को बताया, इसी तरह डॉक्टर का एक क्लाइंट सैटिस्फाई हुआ तो उसने अगले को बताया। इस तरह से चलते-चलते वो एक चेन बनती रहती है। वो वकील ज्यों-ज्यों पुराना हो फिर ज़ाहिर है उसका पेशे में नाम पैदा होता है, पैसे ज़्यादा आते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन दोनों सूरतों में मेहनत बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक अच्छे डॉक्टर और अच्छे वकील के मैं आपको फ़र्क बताऊँ, तो एक अच्छे डॉक्टर की ये निशानी है कि उसके पास पेशेंट आए तो वो फ़ौरी उसका ट्रीटमेंट करे और एक अच्छे वकील की ये निशानी है कि उसके पास कोई चीज़ आए, कोई उसके पास का बंदा मसला लेके आए तो वो फ़ौरन किताब की तरफ देखे। तो जो वकील किताब की तरफ देखता है, तो डेफ़िनेटली वो बुलंदी पे जाएगा और बहुत सारे नौजवान वुकला हैं जो जा रहे हैं ऊपर। और ये वकालत वाला भी ऐसा सिस्टम है कि ये सारी ज़िंदगी आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, आप हर रोज़ पढ़ते हैं, सेक्शन याद करते हैं, या एक बार जो बस एक बार दिमाग में फिट हो गए तो बस ओके? देखें, आप जितनी बार कोई सेक्शन, कोई आर्टिकल, कोई दफ़ात पढ़ेंगे तो वो एक नया मीनिंग देगी। उसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक दफ़ा एक सेक्शन पढ़ा, तो साल बाद पढ़ा तो उसमें कुछ नया छप जाता है, ऐसी बात नहीं है। आपका विज़न आहिस्ता-आहिस्ता ब्रॉड होता है, आप बालिग होते हैं कानून में। जब आप बलोगत को पहुँचते हैं तो वो आप चीज़ दोबारा पढ़ते हैं तो आप एक और सेंस में लेते हैं, फिर पढ़ते हैं तो और सेंस में लेते हैं। तो ये एक बड़ा खुला-सा फ़ील्ड है। जब भी आप देखेंगे एक नई चीज़ सीखेंगे, इवन आप जिन वकला की 50-50 साल प्रैक्टिस है, उनको भी देखेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हम तो भाई सीख रहे हैं। आखिरी कुछ सवालों की जानिब जाता हूँ। आजकल हमारे माशरे के अंदर ज़्यादातर ज़्यादती के केसेज़ हो जाते हैं, उनके ऊपर क्या सज़ा है? सज़ाएँ ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के साथ जो ज़्यादती के केसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके ऊपर एक दफ़ा मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी हॉट कंट्री, यहाँ लोग बालिग बहुत जल्दी हो रहे हैं। बच्चे-बच्चियाँ जल्दी बालिग हो जाते हैं, फिर हमारे मुआशरे में शादियाँ लेट करने का उस वजह से फिर ये ज़्यादा है और एक और भी वजह है कि सज़ा की रेशो कम है। अब आके कुछ ज़ना ज़्यादती के केसेज़ में ज़्यादा सज़ाएँ दी जा रही हैं। लेकिन अभी तक ये मुकम्मल रुक नहीं सका। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, प्रोसिक्यूशन के केसेज़ कमज़ोर होते हैं, लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते होते हैं, एविडेंस इज़्ज़त के लिए चुप कर जाते हैं। इज़्ज़त के लिए चुप कर जाते हैं। अलमिया ये है कि बहुत सारे केसेज़ तो रिपोर्ट ही नहीं होते, लोग रिपोर्ट ही नहीं करवाते। चंद एक जो रिपोर्ट हो जाते हैं, वो कुछ सालों बाद कंप्रोमाइज़ हो गया या फिर एक्विटल हो गई, चंद एक में सज़ा होगी। तो ये सूरत-ए-हाल है, इस लॉ को भी अपडेट होना चाहिए, इसको जो ये ख़ास तौर पर ज़्यादती के ऊपर वैसे काफ़ी इसके ऊपर लेजिस्लेशन हुई है, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के लिए तो इन्होंने काफ़ी सख्त सज़ाएँ दी हैं। डेथ पेनल्टी है ज़िना के केसेज़ में, तो रेप केसेज़ में अब ये अमल दरामद तो मैं कहता हूँ कि सज़ाएँ अनाउंस तो होती हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा
कम अज़ कम हमारी ज़िंदगी में बहुत कम ही लोगों को प्रैक्टिकली सज़ाए मौत हुई है या तो कोर्ट मैरिज के हवाले से बताइएगा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि कोर्ट मैरिज जो आप लोग करवाते हैं उसकी तरफ भी तादाद बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ रही है। उसकी वजह ये है कि लोग किसी हद तक एजुकेट हो रहे हैं और एजुकेट हो के इनफरादी तौर पर सोचने लग गए। देखें, आप बरसगीर में रह रहे हैं, पुराना जब आपका ख़ानदानी निज़ाम था तो उस वक्त तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। लोग अखलाकी तौर पर बच्चे-बच्चियाँ अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर चुप रहते थे। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि अब लोग चूँकि पढ़ रहे हैं और किसी हद तक उनको वैसे तालीम भी इजाज़त देती है और साथ ही साथ उनको जो बाकी कवानीन भी इजाज़त देते हैं, वो शादी कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। मेरी ज़ाती नज़र में किसी हद तक पेरेंट्स का रोल होना चाहिए इस शादी में। चीज़ के अंदर आखिरी सवाल अब आपसे पूछता हूँ, ईमानुल्लाह साहब, सरगोदा से सफ़र शुरू हुआ, लाहौर गया, लाहौर से अब इस्लामाबाद पहुँच चुका है। आपका सफ़र अब अगले 5 सालों बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं बेसिक मेरी जो डोमेन है वो क्रिमिनल लॉ है। मैं क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ और ख़ास तौर पर मुस्तहिक लोगों के लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। तो फ्यूचर में मैं इंशाल्लाह, अभी तो मेरा फ़ाइल सबमिट है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बनूँगा। तो मेरी रिसर्च होगी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन मैक्सिमम किस तरह हो सकती है और किस तरह जो अवेलेबल हमारा क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर है, उसमें रह के मैं अपने साइलिन को मैक्सिमम जो भी उनके लिए फ़ायदा कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा और इंशाल्लाह फ्यूचर में जो भी मुस्तहिक होगा उसके लिए मैं फ्री लीगल सर्विस देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया ईमानुल्लाह लक साहब। ये थे ईमानुल्लाह लक साहब, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, हमारे पाकिस्तान का गरूर। सरगोदा से इनका सफ़र शुरू हुआ, लाहौर गए और लाहौर से अब इस्लामाबाद आ चुके हैं। और इनकी ये खासियत है कि ये हमेशा गरीबों का मुफ्त केस लड़ते हैं और यही बात मुझे अच्छी लगी और मैं ढूंढता ढूंढता इनके पास पहुंच गया। और बहुत ही नफीस इंसान है, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है और इनका ये कहना है कि सारी ज़िंदगी मैंने अपने वालिदैन से एक ही चीज़ सीखी है कि हमेशा गरीबों की मदद करो। और जब तक इनका कहना है कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पास बेशक कुछ रहे या ना रहे, मैं गरीबों का हमेशा मुफ्त केस लड़ता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।